सीरिया एक ऐसा देश जिसका इतिहास तख्ता पलट का रहा है, जिसका इतिहास रक्त रंजित रहा है। 1946 में फ्रांस से आजाद हुआ, 1970 तक 20 से ज्यादा बार वहां तख्ता पलट हुआ। उसके बाद बशर अल असद के पिताजी ने वहां शासन संभाला, उसके बाद बशर अल असद ने संभाला और पिछले दिनों बशर अल असद भी देश छोड़कर भाग चुके हैं। तब से सीरिया अशांत है। लेकिन पिछले लगभग 3 दिनों में सीरिया में जो कुछ घटा है वो हर किसी को झकझोर देने वाला है। पुरुषों को सड़कों पर घुटनों के बल चलाया जा रहा है, महिलाओं को निवस्त्र कर घुमाया जा रहा है, सरेआम लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं। क्या कुछ इसके पीछे की वजह है, उस पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि पिछले लगभग 3 से 4 दिनों में 1000 से ज्यादा लोगों को क्यों मार दिया गया। इतना खौफनाक मौत का मंजर सीरिया में क्यों है, लाखों लोग बेघर हैं, अपने घरों से बाहर रहने को मजबूर हैं क्योंकि जिंदा रहना है। सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बयान। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सर सीरिया की जब तस्वीरें मैंने देखी तो बांग्लादेश की तस्वीरें उसके सामने कुछ भी नहीं, जो हमने पिछले दिनों देखी, जिस तरीके से वहां माइनॉरिटी पर अत्याचार हुआ। बहुत ज्यादा विभत्स तस्वीरें सीरिया से निकलकर सामने आ रही हैं। क्यों ऐसा, क्या कुछ कहानी इसके पीछे? हाँ अभिषेक जी, एक तो टिप्पणी मैं कहूंगा कि बांग्लादेश की जो तस्वीरें हैं उनकी हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर इस प्रकार की तस्वीरें नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में है। जो सीरिया में है, सीरिया का तो इतिहास है। इतिहास क्या है, अगर मैं बात करूं पुराना इतिहास, जब आपके चौथे खलीफा थे अली और उससे माविया, तो माविया सीरिया के गवर्नर हुआ करते थे। उन्होंने पहली बगावत इस्लाम में जो की थी वो सीरिया के गवर्नर ने ही की थी, माविया ने। तो आप सोचिए, मैं आज से बात कर रहा हूँ यानी कि कितने हजारों साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि आपका 1600 साल करीब आप जाइए, वो 1400 साल पहले आप जाइए, तब मैं उसके इतिहास की आपको बात कर रहा हूँ। अब जो ये प्रेजेंट की हम बात करें, थोड़ा सा मैं हमेशा जब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करता हूँ या राजनीति की बात करता हूँ, उसकी थोड़ी सोसाइटी को देखेंगे, उसको तस्वीर क्या होती है, क्लियर होती है। देखिए सीरिया की जो कुल आबादी है वो 2.5 करोड़ आबादी है, 2.5 करोड़। इस 2.5 करोड़ आबादी में अभिषेक जी क्या है कि 74% वहां पे सुन्नी मुसलमान हैं और करीब 10% के करीब वहां पर क्रिश्चियन हैं। बाकी वहां पर एक सेट है अलबाइट। अलबाइट, और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको भी बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी और खासतौर से आपके दर्शकों को भी। अलबाइट को जो है वो सिया और सुन्नी दोनों ही मान्यताओं को मानने वाले हैं। कुछ ऐसे ऐसे प्रैक्टिस हैं अलबाइट्स की जिनको सुन्नी का भी प्रैक्टिस करते हैं वो कुछ प्रैक्टिस में, यानी कि कुछ चीजों में, अपने धार्मिक क्रियाकलापों में, और कुछ सिया के भी करते हैं। जब 1970s में जब हम बात करें, जो प्रेसिडेंट थे आपके बसर अल असद, उनके जो पिता यानी कि आपके हाफिज अल असद, जब वो पावर में आए थे 1970s में, तो उन्होंने सुन्नी जो आपका लेड कंट्री है जिसका नाम है सऊदी से संपर्क किया और कहा कि आप हम अलबाइटों को ये कह दीजिए हम सुन्नी इस्लाम से जुड़े हुए हैं, सुन्नी से जुड़े हुए हैं, लेकिन सऊदी ने मना कर दिया कि हम आपको सुन्नी नहीं मानेंगे। फिर इन्होंने ईरान से संपर्क किया, तो ईरान को कहा जी हमारी कुछ प्रैक्टिस जो है वो सिया के साथ क्या करती है, मैच करती है, सिया के प्रैक्टिस से मैच करती है, इसलिए आप हमको सिया मान लीजिए। ईरान के उस समय जो धार्मिक गुरु थे उनको लगा कि सिया का जो नंबर है वो मजबूत होगा और हम इनको क्या मानते हैं, सिया का एक सेट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उन्होंने भी इनको सिया मुस्लिम नहीं माना, बल्कि क्या माना कि ये जो है सिया की तरह ही आपकी एक्टिविटी करते हैं, यानी कि सिया की तरह ही है, पर सिया नहीं माना। अब इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा अभिषेक जी, अलबाइट जो ग्रुप है ये अपने आप को मेनली अब सिया बोलते हैं, लेकिन जो सियाओं में कट्टर सिया है वो इनको सिया भी मानने को तैयार नहीं है और सुन्नी तो इनको मानते ही नहीं है। तो ये तो एक थोड़ा सा इनका सोसाइटी का मैंने आपको एक डिवीजन बताया। ठीक है। अब है क्या कि जब आपका 1970s में, 70 से पहले हम बात करें तो 1946 में ये आजाद हुआ था फ्रांस से सीरिया, और आजाद होने के बाद 46 से लेके 1970 तक यहाँ पर 20 बार क्या हुआ, तख्ता पलट हुआ। मतलब 70 में क्या होता है, हाँ मतलब आप हर साल बात करें कि हाँ हर साल ही मान सकते हैं 46 में आजाद हुआ कोई दिन, और 20 वहां पे कूप होते हैं, इसके अंदर 70 तक 24 साल आपके बैठते हैं, तो आप देखिए कितने तक कंप्लीट वहां पे होते हैं। तब 1970 में वहां पर रक्षा मंत्री थे जिनका नाम था हाफिज अल असद,
उन्होंने तख्ता पलट किया और तख्ता पलट करके क्या ली, सत्ता अपने हाथ में ले ली। काफी लंबे समय तक वो पावर में रहे और पावर में रहने के बाद फिर उनके बेटे जो थे बसद अल असद, वो पावर में आ गए। अब जो अल्बाइट्स हैं, अल्बाइट्स वहां पर चाहे आपका मिलिट्री में हो, अल्बाइट्स वहां पर गवर्नमेंट जॉब में हो, अल्बाइट्स वहां पर क्या हो आपका एजुकेशन में हो, हर सेक्टर में अल्बाइट्स क्या है वो आगे है। देखिए, जो एक ऐसा सेट इस्लाम का जो पढ़ने लिखने वाला हो वो अल्बाइट है, जो सुन्नी और सिया दोनों की प्रैक्टिस को लेकर चलता है वो अल्बाइट है। यानी कि अल्बाइट को अगर हम देखें तो काफी लिबरल इसको माना जाता है, पढ़ाई लिखाई करने बहुत माहिर है। इस कारण क्या था कि सीरिया के अंदर इनका क्या होता है, कंट्रोल बढ़ता है, दबदबा बढ़ता है। और वो दबदबा क्या करता है कि जो दूसरा समुदाय है, यानी कि जो मैस्टोरियन समुदाय है, वो कहीं ना कहीं इनसे किसी प्रकार का क्या रखता है, दुश्मनी वाला भाव, कि ये हमारा क्या करते हैं, रूल करते हैं। अब होता क्या है, ये कहानी जो शुरू हो रही है, जो आज आप देख रहे हैं, आज देख रहे हैं, या जो नवंबर से लेकर दिसंबर तक घटना हुई और फिर आपका बल बसद अल असद छोड़कर भागे और रशिया चले गए, ये कहानी की शुरुआत होती है 2011 में। 2011 से क्यों स्टार्ट होती है? 2011 में हम बात करते हैं, स्प्रिंग की जो लहर थी वो असद के अगेंस्ट में शुरू हुई। ये अरब स्प्रिंग क्या था? अरब स्प्रिंग की शुरुआत होती है अफ्रीका के नॉर्थ में एक छोटे से देश जिसका नाम था ट्यूनीशिया। और ट्यूनीशिया शुरुआत होती है कि हम पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी लेकर आएंगे, हमको नहीं चाहिए मोनार्की, हमको नहीं चाहिए राष्ट्रतंत्र। और ट्यूनीशिया की बात करें, आपने सुना होगा रूलर गद्दाफी, वो इसी क्रांति के हवा में क्या उसकी मौत हो गई थी, उसकी हत्या हो गई थी। वो हवा असद की ओर भी गई, लेकिन अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा होता है आपका कौन? और देखिए, सीरिया के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी, सीरिया के अंदर जो विद्रोही लड़ाके थे, जो एसकेएस जैसे ग्रुप थे, इनको सपोर्ट करने वाला कौन था आपका? अमेरिका था। तब होता क्या है कि असद के समर्थन में ईरान और रशिया आता है और असद को बचा लेते हैं। लेकिन अभी हम देखें, जो आपका 27 नवंबर से शुरुआत हुई और 8 दिसंबर तक, यानी कि आज आप देखें 10 से 11 दिन में सारा का सारा घटनाक्रम हुआ और एसकेएस ने वहां पर कंट्रोल कर लिया। उसका रीजन क्या था कि रशिया जो था उलझा हुआ था, कहां पर आपका? यूक्रेन के अंदर। टर्की को आगे किया गया इजराइल और अमेरिका के द्वारा। टर्की ने अपना सपोर्ट दिया बहुत सारे सुन्नी ग्रुप्स को। एसकेएस पहले से वहां पे एक्टिव था और एसकेएस ने क्या किया, वहां पर अपना पूरा कंट्रोल, पूरा नियंत्रण कर लिया। आज हम जो एसकेएस की बात करते हैं, जिन्होंने अपनी एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है, उस इंटरिम गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट हैं वो है अहमद अल शारा। अहमद अल शारा, अहमद अल शारा जो है अल्बाइट्स के भी दुश्मन है। इसके अलावा जो वहां पर सुन्नियों के और बहुत सारे सेट्स हैं, वो उनके भी क्या है, शत्रु है, उनके भी क्या है, दुश्मन है। लेकिन जैसे ही आपका एसकेएस पावर में आता है, एसकेएस ये कहता है कि हम जो हैं इराक जैसी हालत नहीं होने देंगे, क्योंकि जब सद्दाम हुसैन 2006 में मारे जाते हैं इराक के अंदर, तो वहां पूरा सिविल वॉर की भेंट चढ़ गया था इराक। तो उन्होंने ये वादा किया था, कमिट किया था कि हम इराक जैसी स्थिति नहीं होने देंगे। उनके इसी कमिटमेंट के बाद, एसटीएस के कमिटमेंट के बाद क्या होता है कि अमेरिका हो, यूके हो, ईयू हो और यूएनओ हो, इन चारों ने ही एसटीएस को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद इनका स्टेटमेंट ये आता है, जब ये स्टेटमेंट आता है कि हम इराक नहीं बनने देंगे और स्टैब्लिश मेंटेन करेंगे, गवर्नमेंट मेंटेन करेंगे, वो क्या बोलता है, यूएनओ क्या बोलते हैं कि जो हमने पहले का ठीक है, लेकिन अब हम एसटीएस की एक्टिविटी के माध्यम से क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि एसडीएस को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाए या ना माना जाए, या एसटीएस को सीरिया का उत्तराधिकारी मान लिया जाए या सीरिया का रूलर संगठन मान लिया जाए। तो ये बात आपके सामने आई। मुझे अब क्या लगता है कि जो ये इस समय घटनाक्रम हुआ है अभिषेक जी, ये एसटीएस का करना नहीं मुझे लगता, क्योंकि जब एसटीएस ये कहता है कि हम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे और पूरी दुनिया से अपना समर्थन लेंगे और अपने आपको मान्यता दिलवाएंगे, तो अगर वो खुद इस प्रकार का एक सिविल वॉर का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, निश्चित रूप से ये तस्वीरें जो आप दिखा भी रहे हैं, जो आपने देखी भी, आपने जो शुरुआत में कहा, ये निश्चित रूप से हर किसी को ही झकझोर देने वाली है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो ये तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों को नहीं चाहेगा एसटीएस के पब्लिकली जाएं, और आ रही है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं एसकेएस जो आप कह रहे हैं, ये एसकेएस सरकारी फोर्सेज हैं? नहीं, देखिए, एसटीएस वो है जिन्होंने बसद अल असद को भगाकर सत्ता को कंट्रोल में लिया है। अभी वहां अंतरिम सरकार है।
अंतिम अच्छा, सरकार है। मैं समझना अब चाहूंगा आप- सर, आसान शब्दों में नहीं समझ पाया अब तक, कि फिलहाल आपने बताया सिया हैं, सुन्नी हैं और अलबाइट्स हैं। तो फिलहाल सुन्नी जी सियाओं को मार रहे हैं, अलबाइट्स को मार रहे हैं, मार कौन किसे रहा है? या फिर बशर अल असद देखिए, के समर्थकों को लोग मार रहे हैं, वैसा कहना है? हाँ, जो अलबाइट्स है ना, अलबाइट्स वही शिया है। हम्म। और अलबाइट्स जो है वो बसद अल असद के क्या है, समर्थक है। ठीक है। और हुआ ये कि असद तो निकल गए बाहर, ठीक है। रशिया भाग गए, उनके समर्थक वहां पे रह गए। हम्म। वो समर्थक क्या है, वेपनाइज है, उनके पास वेपन है, और काफी बड़े एरिया के पास उनका कब्जा भी है। हम्म। होता क्या है कि एसटीएस ये चाह रही है कि जितने भी असद के समर्थक है वो सरेंडर कर दें हम्म। और सरकार को स्वीकार कर ले और अपना नाम रजिस्टर करवा ले। नाम रजिस्टर्ड कहाँ करवा लें? अल्बाइट कि हम यहाँ देश के नागरिक हैं, हम इस कंट्री के नागरिक हैं, और हम अब किसी प्रकार के कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। ये उनका सरकार का जो समय एसटीएस है उसका दावा है। तो सवाल ये बनता है, क्या ये लोग फिलहाल अपने आप को इस देश का नागरिक नहीं मानते? नहीं, नागरिक मानते हैं, लेकिन जो एसटीएस के रूल वाला नहीं मान रहे हैं। एसटीएस के रूल वाला। एसटीएस रूल वाला, इनको डर क्या है? इनको डर ये है कि अगर हम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाएंगे तो एसटीएस हमको अरेस्ट करके जेल में डाल देगा या मार देगा। हम्म। ये इसलिए सरेंडर नहीं करना चाह रहे। जो ये घटनाक्रम हुआ, घटना क्या हुआ कि वो एसटीएस के सोल्जर अल्बाइट्स को ढूंढ रहे हैं जा जाकर, हम्म। उसी में ये मुठभेड़ होती है, और फिर ये आग जो है आगे फैल जाती है। एक मुठभेड़ होती है, उसके बाद फिर ढूंढ ढूंढ के अल्बाइट्स को मारा जा रहा है, जहां जहां मिल रहे हैं वो मार रहे हैं। पर जो वहां के समय इंटरिम प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि एसटीएस नहीं मार रहा है, बल्कि इसको दो लोग मार सकते हैं। हमारे हिसाब से उनका कहना ये है, एसटीएस का कौन मार सकते हैं, एक तो एसटीएस के अलावा जो अन्य सुन्नी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप वहां पर हैं वो मार रहे हैं, या फिर तुर्की सपोर्टर्स जो आपके वहां पे ग्रुप्स है वो मार रहे हैं। हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हम इस पूरे घटना की जांच कर रहे हैं। अरे ये सर, उनका कल का स्टेटमेंट है। बांग्लादेश ने भी इनकार कर दिया था जब वो माइनॉरिटी पर अत्याचार कर रहे थे, वहां के सेना प्रमुख ने भी इनकार कर दिया था कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर, ये कुर्द फोर्स और अल सरा ने जो हाथ मिलाया है, ये क्या कहानी है? दोबारा बोलिएगा। कुर्द फोर्स और अल सरा जो फिलहाल अंतरिम गवर्नमेंट के अध्यक्ष हैं वहां, इन लोगों ने हाथ मिला लिया है। हाँ, देखिए, कुर्द एक कम्युनिटी है जो इस्लाम की ही एक निकली हुई कम्युनिटी है। और कुर्द को भी क्या है, आप देखिए तो ना तो वो सुन्नी में आते हैं ना वो सिया में आते हैं। उनकी प्रैक्टिस ऐसी है कि जो सिया सुन्नी दोनों से मिलते हैं, लेकिन खास तौर से सिया से ज्यादा मिलती है। बल्कि आप देखेंगे तो जो हमारा हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म से भी कुर्द की अच्छी खासी क्या प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगी। कुर्द जो ये कम्युनिटी है, ये केवल सीरिया में नहीं, टर्की में भी फैली हुई है, इराक में भी फैले हुए हैं, और जो बॉर्डर वाला पूरा इलाका है इस पर फैले हुए हैं। इनकी पहले से डिमांड है कि हमारा कुर्दिस्तान बने, एक नया देश बने, लेकिन ये कभी बना नहीं पाए। और अभी जो आपका इनका समझौता हुआ, इससे पहले ऑलरेडी टर्की के साथ समझौता कुर्द लोग कर चुके हैं। कई बार आपकी खबरें आपने सुनी होगी कि टर्की की एयरफोर्स ने कुर्द इलाकों में बम्बार्डिंग की। अभी महीने भर पहले टर्की के साथ कुर्दों ने समझौता कर लिया कि भाई अब हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम शांतिपूर्ण रहना चाहते हैं, आप हमें हमारे एरिया में स्वायत्तता दे दीजिए। टर्की ने उनको गारंटी दे दी है। कुर्द अब यही काम अन्य सभी देशों के अंदर, चाहे इराक के अंदर हो, चाहे आपका सीरिया के अंदर हो, और चाहे अन्य और इलाके में आपका हो, वो इसी प्रकार के समझौते करने के पक्ष में है। उनका मानना है कि लगभग 70 साल में लड़ते हुए हो गए, हमारी मांग पूरी नहीं हो पाई है, इससे हमारी काफी बड़ा हमको नुकसान हो रहा है, चाहे वो आर्थिक और चाहे आपका जनता का, जो लोगों का मारा जा रहा है। हम समझौते के मूड में आ चुके हैं, तो ये सभी जगह कुर्द जो है समझौते समय कर रहे हैं। सर, रमजान के महीने में तो ये हिंसा छोड़ी जा सकती थी या नहीं? हाँ, देखिए अभिषेक, ये आपका प्रश्न अच्छा है, और निश्चित रूप से भाई चाहे वो सीरिया हो, चाहे आपका ये सिया हो, चाहे आपका सुन्नी हो, सभी रोजे रखते हैं। और ये वाक्य में देखिए, मैं यही बात कहता हूं कि हम देखें कि जब आप यहाँ जो इस्लाम के सेट है वही आपस में क्या नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार का कोऑपरेशन नहीं कर पाते हैं, तो और देशों में क्या स्थिति बनेगी। तो मैं मानता हूं कि इस्लाम के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो सऊदी हैं, कतर है, ये सब कंट्रीज हैं, इनको इन चीजों पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए
कि जब ये तस्वीरें आपकी दुनिया के सामने जाती हैं और आप इसराइल को फिर कहते हैं कि इसराइल ने पाक महीने में हमारे रोजों का ध्यान नहीं रखा, तो आपके जो अलग अलग सेक्ट्स हैं, इस्लाम के मानने वाले जो लोग हैं वो ही नहीं रख रहे हैं, तो कैसे आप बात बनेंगी? मुझे लगता है तो इस्लामिक वर्ल्ड के लिए चिंता का विषय है। सर, सऊदी के बारे में मुझे मेरे एक साथी बता रहे थे कि उनका 3 साल पुराना एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा है कि हदीस पूरी तरीके से गलत है और कुरान यहीं पर लिखी गई है, कोई आसमान से नहीं आई है। अब पता नहीं कितना सही है, नहीं है। नहीं, अभिषेक जी, आपका ये भी प्रश्न बड़ा वाजिब प्रश्न है। देखिए, क्या है कि सऊदी को, निश्चित रूप सऊदी को ये माना जाता है कि वो इस्लाम का कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको एक एज मिल जाता है मक्का मदीना के कारण। ओरिजिन ही मानते हैं एक और तरीके से लोग वहां। हाँ, ओरिजिन ही मानते हैं इस्लाम का। वही वो मानते हैं, इसीलिए आपको सऊदी को मिल जाता है। लेकिन हो क्या रहा है पिछले दिनों से, जैसे सऊदी हो, यूएई हो, ये कंट्री, खासतौर से यूएई, सबसे पहले यूएई ने बात समझी कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो ऑयल एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, ये आने वाले समय में बीते जमाने की बात हो जाएगी। तो हमें अपने आप को क्या करना होगा? मोडरेट करना होगा। और मोडरेट करने का तरीका क्या है? मोडरेट करने का तरीका ये है, आपकी जो एक इमेज है कि आप एक कट्टरपंथ को या एक अड़ी रहते हैं अपनी अपनी जगह पर, अपनी बातों पर, आप औरों की मान्यता को स्वीकार नहीं करते, तो आपको जरूरी क्या होगा? पहले अपने ऊपर क्वेश्चन उठाना शुरू कीजिए। तो सऊदी का जो तरीका है कि हम मॉडरेट हो रहे हैं, हम उदार हो रहे हैं, हम केवल अपनी मान्यता नहीं, हम आपकी मान्यता को लेके चलेंगे। यूएई में मंदिर बन रहे हैं, इसके बाद सऊदी भी ऐसे प्रयास कर रहा है ताकि उसके क्या हो, दुनिया का इन्वेस्टमेंट आए, दुनिया के लोग आए, तो वो इस मॉडरेट की, हालांकि सऊदी में भी एक बड़ी बात यह है कि अभी वहां पे बहुत सारे मौलवी ऐसे हैं जो सऊदी के जो किंग के द्वारा लिए जाए स्टेप है उनसे नाराज है। ये सऊदी में भी स्थिति है इस समय। चलिए, सऊदी के कई मौलवी को स्टेटमेंट सुनता हूँ, वहां पे इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती। बस मेरा आखिरी सवाल सर, हो सकता है मुझे जानकारी ना हो, ये सीरिया में कोई आरएसएस वगैरह, बीजेपी वगैरह तो नहीं है? बहुत बढ़िया। देखिए, यही तो बात है ना। अब आपका प्रश्न खुद है, आरएसएस पे क्या करेगी, बीजेपी पे क्या करेगी, ठीक है ना? नहीं भाई, तो यहाँ पे होकर मारकाट हो रही है, ज्यादातर आरएसएस और बीजेपी मुस्लिमों को भड़काने का काम करती है, हिंदुस्तान में ऐसा सुना जाता है। फिलिस्तीन के लोगों के लिए फ्री पैलेस्टीन के पोस्टर यहाँ लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमान बात नहीं करेंगे सीरिया की, कि सीरिया में किस तरीके से निर्मम हत्याएं हो रही हैं, क्योंकि नहीं, आप देखिए, एजेंडा सूट नहीं करता। और जो हमारे यहाँ पे जो बात आती है, फिर वो आरएसएस बात आ जाती है, बीजेपी आ जाती है, ये के बारे में। चलिए, बहस में क्या पढ़ रहे हैं, तो बड़ी बहस है। लेकिन ये आपने एकदम जो लास्ट क्वेश्चन पूछता है, आपने सब चीजों को एकदम से कहते ना वो कर दिया है, वो मैं शब्द नहीं बोलना चाह रहा, कि एकदम ट्रांसपेरेंट कर दिया है पूरा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने बिजी शेड्यूल में वक्त दिया और गहनता से समझाने की कोशिश की कि सीरिया का इतिहास क्या रहा, कैसे रक्त रंजित इतिहास चला आ रहा है, और आखिर तक आते आते शायद आप समझ ही गए होंगे कि ये इतिहास आज का नहीं, पुराना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।